डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंजीनियर आज़ाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 फिजिक्स के पेपर के बारे में। डिटेल्ड स्टडी होगी और बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल और फाइन एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है ये, तो बने रहिए अंत तक। Let's get started with the very first question, which is निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? Which of the following relation is correct? So पहला ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऐसे या आप ऐसे याद रख सकते हो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। एक ही चीज़ है, यहाँ से Q को नीचे ले जाइएगा, Q यहाँ से डिस्प्लेस कीजिएगा नीचे, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। सो वेरी फर्स्ट option E is equal to F upon Q. Let's move on to the second question. Second question is विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है, फाई से डिनोट करते हैं और ये ई ए कॉस थीटा होता है, ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सो ई डॉट ए पूरा खोलेंगे तो ई ए कॉस थीटा। सो कॉस थीटा यूनिटलेस से हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी 2 यूनिट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर और एरिया है तो मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ये बना वोल्ट मीटर। लेकिन इसका एक और यूनिट होता है, वो भी देख लेते हैं। एक और यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक और इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको भी आप कहीं नोट कर लें, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे तो वोल्ट मीटर होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे वोल्ट मीटर। लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संबंध Q इक्वल टू एन में निम्नलिखित में n का कौन सा मान संभव नहीं है? Which of the following value of n is not possible in the relation Q इक्वल टू एन? तो ये कई बार बताया गया है Q इक्वल टू एन में n इंटीजर होना चाहिए, यानी n का वैल्यू 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। ऐसा रहता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये फॉर्मूला है। तो पूरा वैल्यू होना चाहिए, सो n शुड बी इंटीजर। यहाँ पे 4.2 इंटीजर नहीं है, इसलिए दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल? तो यहाँ पे समझते हैं, जो रेसिस्टेंस होता है R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर के। दोनों को मिला के लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे आता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, रो L अपॉन ए। तो R का फॉर्मूला हुआ, और यहाँ से रो निकालेंगे तो A R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो। सो आर ए अपॉन एल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। I hope you understand. Let's move on to the next question. Next question is जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, when a body is charged then its mass, जब भी किसी बॉडी को, यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे अभी जीरो चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है। अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होगा चूंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो अपना मास भी लेके गया होगा, इसलिए ये बॉडी, मतलब मास में कमी आएगी इस बॉडी के। और अगर कोई बॉडी है जो न्यूट्रल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके आएगा, चार्ज तो लेके आएगा ही, मास भी लेके आएगा। सो चार्ज इसका निगेटिव होगा और मास भी बढ़ेगा। और इस बॉडी में चूँकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसमें जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इसका मास थोड़ा कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना मास लेके गया है। सो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
मे इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ या घट सकता है, मतलब दोनों हो सकता है। अगर बॉडी पॉजिटिव होगी तो मास घट जाएगा, अगर बॉडी निगेटिव होगी तो मास बढ़ जाएगा, मतलब मे इंक्रीज और डिक्रीज इज द राइट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। द क्वांटम ऑफ ESU चार्ज इन द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। सही ऑप्शन हमारा है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये निगेटिव होता है। और ESU, एक कूलम ESU में 3 इंटू 10⁻9 ESU के बराबर होता है, एक कूलम। ओके, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 कूलम लिख सकते हैं क्योंकि ये कूलम में होता है। और 1 कूलम के जगह पे अगर हम रख दें यहाँ पे 3 इंटू 10⁻9 तो कूलम बदल के हो गया ESU। और मल्टीप्लाई कर दें तो 1.6 इंटू 3 4.8 और 10⁻⁻19 में से 9 निकल गया तो 10⁻⁻10। सो द ऑप्शन इज बी। और ऑब्वियसली नेगेटिव होता है लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि इसको पहले इरेज करता हूं। वन कूलम जो होता है वो 1/10 एब्सोल्यूट कूलम के बराबर होता है। तो 1 एब कूलम कितना हो जाएगा, 10 कूलम के बराबर। ये रिलेशन भी याद रखा जाता है। और 1 एब कूलम में, 1 एब्सोल्यूट कूलम में 3 इंटू 10 स्टेट कूलम भी होता है। ये रिलेशन भी याद रखा जाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया, नोट करके रखिए इसको भी। और इसका राइट ऑप्शन कौन सा था, बी, 4.78 इंटू 10⁻⁻10 ESU में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ऑप्शन तो गलत मार दिया है, पोटेंशियल पूछा है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ये होता है Kp/r³, लेकिन पोटेंशियल के मामले में ये होता है Kp/r²। सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। विभव प्रवणता बराबर होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरली होता है E इज इक्वल टू -dV/dr या dx। तो यहाँ पे dx दिया है तो dV/dx। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, dV/dx। dV/dx ओके, दोनों में दिया है, ये सी वाला ऑप्शन dV/dx। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। चार्ज नहीं है, विभव नहीं है, आवेश का तलीय घनत्व नहीं है, विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, if any spherical conductor is positively charged then the potential inside it will be। तो जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही अंदर का भी पोटेंशियल माना जाता है। सो बोल रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज किया जाए तो इट विल बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म इज द राइट ऑप्शन। सो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, ये कांस्टेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एंड सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। सो जो सरफेस पे वैल्यू होता है वही अंदर भी होना चाहिए। तो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि प्रतिरोध R तथा धारिता C हो तो RC का बीमीय सूत्र। इसको देखते हैं। इफ R इज द रेसिस्टेंस एंड C इज द कैपेसिटेंस देन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RC इज। इसको चेक करते हैं। इसको क्या करेंगे, R क्या है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है, V/I, ओम्स लॉ से R इक्वल टू V/I। और कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V। RC कर दे, RC करेंगे तो क्या हो जाएगा,
आर सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई आई, सॉरी वी बाई आई, आर सी करें तो हो जाएगा वी बाई आई इंटू सी का वैल्यू क्यू बाई वी, वी से वी कैंसिल, क्यू चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है ए टी, और बटे में आई करंट है तो इसका ए, तो ए से ए कैंसिल, सिर्फ टी बचा है। सो इसको नोट कीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। टी बचा हुआ है तो टी क्या, M0L0 टी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फर्स्ट ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन, हाँ फर्स्ट ऑप्शन है M0L0 टी, सिर्फ टी बचा है, यही सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 होगा तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, और इनको सीरीज में जोड़ा गया है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा। Two capacitors C1 equal to 2 microfarad and C2 equal to 4 microfarad are connected in series and a potential difference of 200 volt is applied across them. The potential difference across the ends of 2 microfarad capacitor will be। 2 माइक्रोफैराड वाले से पूछ रहा है तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 टू 1 बाई C2 4, तो ये 4 हो जाएगा एलसीएम, 2 से 2 और 4 से 1, 3/4 आएगा, और पलट देंगे तो हम लोग सी इक्विवेलेंट आया 4/3, 4/3 आ गया। 4/3 आने के बाद Q इक्वल टू होता है सी वी, Q इक्वल टू सी वी, सो Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट आया 4/3 और V दिया है 1200, तो 3 से कटाएंगे तो कितना हुआ, 400 इंटू 4, 1600 कूलम, ये हुआ Q। अब कितने से पूछ रहा है हमको, हमको पूछा जा रहा है 2 माइक्रोफराड वाले से, तो 2 माइक्रोफराड से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अभी हमने Q निकाला 1600 और 2 माइक्रोफराड वाले से पूछ रहा है तो 2 से कटा देंगे तो 800, सो 800 वोल्ट इज द राइट ऑप्शन, 800 वोल्ट, डी इज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालिए, इक्विवेलेंट निकालने के बाद Q निकालिए सी वी से, और उसके बाद V निकाल लीजिए Q अपॉन सी करके आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एंड दैट इज, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0, और अगर वोल्ट मीटर पूछा जाएगा तो इन्फिनिटी। सो दोनों याद रखिए, एमीटर का पूछा है तो 0 और वोल्ट मीटर का पूछा जाएगा तो इन्फिनिटी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। क्यू होता है कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। सो कूलम पर मीटर स्क्वायर, वेर इट इज, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर वोल्ट। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, ये लिखने में गलती किया है, यहाँ पे न्यूटन दे दिया है, ये न्यूटन के जगह पे कूलम रहेगा पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में दे दिया है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, लेकिन क्वेश्चन गलत है उनका, ऑप्शन गलत है उनका। ऑप्शन यहाँ पे न्यूटन के जगह पे कूलम देना चाहिए, सो दे हैव गिवन द रॉन्ग ऑप्शन। एनीवे, कूलम पर मीटर स्क्वायर आप याद रखिए, गलती हो ही जाती है एक आध, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सब गलत है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ ब्रैकेट में जो ऑप्शन उन्होंने दिया है वो सही है, तो सी के साथ जाइए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो आप याद रखेंगे P इज इक्वल टू होता है VI, और V इक्वल टू क्या होता है IR, तो लिख देंगे IR और एक और I है तो I, तो इसको हो जाएगा I इंटू आई, आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा R। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा R स्क्वायर और बटे में हो जाएगा R, तो आई स्क्वायर R स्क्वायर, ये हो जाएगा V स्क्वायर और बटे में R, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर और बटे में R। सो V स्क्वायर बाई R इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज टू मेजर, उसमें 4 रेसिस्टेंस का एक अरेंजमेंट है ये, जिसमें से एक अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग पता करते हैं इसमें से, तो अननोन रेसिस्टेंस पता किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। ये तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ दे दिया। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट एट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक करंट इज 0। ये होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और अगला क्वेश्चन है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में सही ऑप्शन हमारा है π/4 इज द राइट ऑप्शन। टेन थीटा का वैल्यू जब π/4 होता है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में जब एंगल π/4 हो तब वो मैक्सिमम सेंसिटिव होता है। सो π/4 इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2022 के एंड में या 23 के शुरू में जब मॉडल पेपर दिया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, उसमें भी ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। द रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर इज। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू vd अपॉन ई। यहाँ से अगर हम vd निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इंटू ई। सो जो vd है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। सो vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, एक्चुअली इट्स 81, बट 81 इज नॉट द ऑप्शन, सो विल मूव विथ ऑप्शन नंबर सी 80। 80 करीब का ऑप्शन है। 80 या 81 होता है, तो 80 दिया है तो 80 के साथ जाइए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81 और 80, सो इट्स 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतीय धारिता होगी। सो ये होता है C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। सो पहला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू 2QL। 2 एक नंबर है, Q मतलब कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम मीटर। सो कूलम मीटर ऑप्शन सही लगाया है। उसके बाद किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर उपस्थित हो, जहां थीटा का मान। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डायपोलर इलेक्ट्रिक मोमेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। ये मैक्सिमम तभी होगा जब इसका जो वैल्यू हो इसके साथ मैक्सिमम हो जाए। यानी अगर हम π/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 0 रख दें तो ये -PE हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 180 रख दें, कॉस 180 होता है -1। सो अगर हम रख दें -1 कॉस 180, थीटा इक्वल टू पाई मतलब 180, तो ये हो जाएगा -1 और -PE इंटू -1 ये हो जाएगा P। तो U इक्वल टू P इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज अचीव्ड व्हेन यू पुट द थीटा एज पाई। सो अगर थीटा की वैल्यू आप पाई रखेंगे या 180 डिग्री रखेंगे तब जाके आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाला है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज पाई, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज पाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा, इफ a charge is moved from low potential region to high potential region, then electric potential energy। ये क्वेश्चन है कि अगर किसी लो पोटेंशियल वाले एरिया से हाई पोटेंशियल वाले एरिया में ले जाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू QV। तो अगर आप डेल्टा P करेंगे तो Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। यानी अगर आप पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, क्योंकि चेंज और पॉजिटिव है इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो बढ़ेगा ये, इट विल इंक्रीज, सो इट विल गो टुवर्ड्स B। ऑप्शन नंबर B इज इंक्रीजेज इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज,
किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इफ क्यू चार्ज इज प्लेस इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ होल सरफेस विल बी। सो ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसमें क्यू चार्ज रख दिया जाए तो एज पर गॉस लॉ फ्लक्स विल बी 1 by q times of 1 by epsilon naught times of the charge enclosed. So 1 by epsilon naught times of the charge enclosed. Total charge enclosed at q. So ये हो जाएगा phi is equal to q upon epsilon naught. Q upon epsilon naught. So B is the correct option. Q upon epsilon naught. Let's move on to the question number 26. Question number 26 क्या कह रहा है? स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इफ द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ देन द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। एच का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या यही फॉर्मूला हो जाता है वी स्क्वायर एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। ओके, सो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को बोल रहा है, इसको कांस्टेंट रख के अगर आर को अगर कर दिया जाए आधा, तो आर को आधा कर दोगे तो एच इक्वल टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर बाई टू, और टू पलट के ऊपर तो ये हो जाएगा 2v² बाई आर इंटू टी, 2 गुना हो जाएगा। सो इट विल बी डबल्ड, सो ये 2 गुना बढ़ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला से अगर आर को आधा कर दें हम तो आर बाई टू करोगे आर को, और वो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, इसलिए हीट प्रोड्यूस डबल हो जाएगा। सो हीट प्रोड्यूस इज डबल्ड, 2 गुना। सही मारा है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इज। पॉइंट सोर्स रहता है तो पहले पॉइंट सोर्स से पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ये स्फेरिकल जाता है, और अगर लाइन रहता है, लाइन सोर्स रहता है तो इससे पहले ऐसे फिर ऐसे, यानी ये सिलेंड्रिकल जाता है। तो ये पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल इज द करेक्ट ऑप्शन। स्फेरिकल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज। ये फॉर्मूला होता है ए इंटू म्यू माइनस 1। So A into mu minus 1 into A. B is the correct option. Okay, let's move on to the next question. चुंबकीय क्षेत्र B में उपस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ का मान होता है। The torque experienced by a current loop of a magnetic moment M placed in a magnetic field B is। तो ये होता है टॉ इक्वल टू M क्रॉस B, या इसी को हम बोलते हैं MB sin थीटा। So tau equal to M cross V is the right option. NAND गेट, तो देख लीजिए और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है और का, वो होता है A प्लस बी। इसी को आप नॉर कीजिएगा तो A प्लस बी पे सिर्फ एक बार लगा दीजिए। और एंड गेट का होता है A B, और अगर नैंड करना है तो इसी A इंटू बी, A डॉट बी पे क्या करना है आपको, बार लगा देना है। सो A इंटू बी का बार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन डी। प्रकाश के रंग का कारण है, इसका आयाम, इसका वेग, इसकी आवृत्ति, इसकी कला, इसकी फ्रीक्वेंसी इज द रीजन, और लाइट ओज इट्स कलर ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंसी इज द राइट ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी। दो लेंस जिनकी क्षमता -15D तथा 5D है को संपर्कित करने पर समतुल्य फोकस दूरी होगी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर्स -15D एंड +5D विल बी। सो पावर होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2। सो एक है -15 और एक है +5, तो ये मिला के आया -10D। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है 1 बाई फोकल लेंथ। तो ये पावर का जगह पर रख दीजिए -10 इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। F को इधर लाते हैं और ये हो जाएगा -1/10। तो ये अभी मीटर में है क्योंकि 1 बाई मीटर ही डायोप्टर होता है। तो अगर सेंटीमीटर में बनाइएगा
तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से गुणा। तो 100 से मीटर को सेंटीमीटर बना दीजिए, 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये आया -10 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ दीजिए, तो -15 और +5 हो जाएगा -10, और P = 1/f लगाइए, तो F = -1/10 होगा। -1/10 मीटर में है क्योंकि डायोप्टर 1/मीटर के बराबर होता है, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया मैंने, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, -10 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। सो -10 सेंटीमीटर, इसको रफ करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, with the rise of temperature the resistivity of conductor is। तो कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो आपका रहता है, क्या पूछ रहा है, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ये डिक्रीज होता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में डिक्रीज होता है, जबकि कंडक्टर्स में इंक्रीज होता है, और एलॉयज पे बहुत खास असर नहीं पड़ता। सो सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज इज द राइट ऑप्शन। अगर कंडक्टर में यही क्वेश्चन पूछेगा तो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एलॉयज में पूछेगा तो रिमेन्स अनचेंज्ड। सो यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात हो रही है तो डिक्रीजेस। ओके, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो बनता है उसमें दो रहता है, एक रहता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक रहता है आईपीस। तो एक है ऑब्जेक्टिव और एक है आईपीस। सो ऑब्जेक्टिव से जो बनता है वो रियल एंड लार्ज, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना के देता है, रियल एंड लार्ज इज द राइट ऑप्शन। सो रियल एंड लार्ज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। और ये फिर वर्चुअल बनाता है, जो बड़ा वाला है वो यहाँ से जो फाइनल इमेज ये एक यहाँ पे बना के देता है, और यहाँ से जो रेज जाती हैं इसका एक इधर बड़ा बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी। ए कॉन्वेक्स लेंस इज डिप्ड in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the material of lens, then its focal length will। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ये होता है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि म्यू भी उतना ही बराबर हो जाए, मतलब अगर दोनों ये बराबर हो जाएगा तो ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0। सो 1/फोकल लेंथ इक्वल टू 0। सो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/0 विच इज इन्फिनिटी। सो अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाए, मटेरियल का और लेंस दोनों का बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा इन्फिनिटी। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर इसी क्वेश्चन में पावर पूछा होता तो पावर 0 हो जाता, लेकिन अगर फोकस दूरी पूछा है तो फोकस दूरी इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही म्यू का वैल्यू इसके बराबर रखिएगा ये 0, और 0 इंटू एनीथिंग गिव्स 0। सो 1/f इक्वल टू 0, then f equal to 1/0, and 1/0 is infinity, undefined। So undefined, that means infinity is the right option। become infinite, हाँ ऑप्शन है ना, अनंत होगी, become infinite। ओके, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई से दोलन की आवृत्ति n हो, तो इफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, in Earth's magnetic field BH, if the frequency of oscillation of a magnetic needle is n, then, तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π √m इंटू BH, ये फॉर्मूला होता है। ओके, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे n रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, यही फॉर्मूला हो जाएगा 1/2π √m
BH और बटे में I। ओके, सो यहाँ पे देखें हम तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है अंडर रूट BH के, इन दोनों में प्रोपोर्शनलिटी ढूंढना है हमको, और ये अंडर रूट है। ये स्क्वायर रूट हटाएंगे आप, अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH। सो n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड सेट करना है, पलट देना है फॉर्मूला। तो n यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है अंडर रूट BH के, और BH से अगर अंडर रूट हटाएंगे आप तो इधर स्क्वायर बनेगा n के तरफ, तो n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज आस्किंग सामान्य संयोजन में के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, इसमें निगेटिव के साथ पूछा है, तो FO अपॉन FE इज द राइट ऑप्शन, माइनस में है, ठीक है, माइनस FO अपॉन FE। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पूछा होता तो यही फॉर्मूला हो जाता FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE बाई D। ये होता है मैक्सिमम और ये होता है सामान्य संयोजन में। सो माइनस FO अपॉन FE इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो सूर्य का प्रकाश एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता है, ये एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम, या इसी को हम लोग फ्रॉनहोफर वेवलेंथ लाइंस ऑफ मिसिंग भी कहते हैं। इसी को हम लोग फ्रॉनहोफर लाइंस ऑफ मिसिंग वेवलेंथ ये भी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप ये समझिए कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं है और ये लाइन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सो दैट्स लाइन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की का परिमाण अपने प्रारंभिक परिणाम से आधा हो जाता है उसे कहते हैं द टाइम इन विच ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। सो इट्स द हाफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा में धारा I इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा वोल्टता V इक्वल टू 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। In any AC circuit, the current and voltage are given by, so I दिया है I इक्वल टू 5 cos ओमेगा टी, पावर लॉस पूछा है, और V दिया है 200 साइन ओमेगा टी। ओके, सो यहाँ पे हम I को लिख सकते हैं ऐसे, I को लिख सकते हैं हम लोग 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। सो क्वेश्चन में दिया है कॉस ओमेगा टी, इसको हमने साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी लिख दिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग V और I में, तो इसमें फेज डिफरेंस आ रहा है पाई बाई 2। फेज डिफरेंस कितना आ रहा है पाई बाई 2, दोनों सेम है ना, 200 साइन ओमेगा टी और 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो दोनों में सेम तो है ही, लेकिन पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, दोनों को अगर साइन में कन्वर्ट करके देख रहे हैं तो। ओके, अब जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला होता है पावर लॉस का VI cos फाई, तो cos जैसे ही फाई के जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो पावर लॉस हो जाएगा 0। सो पावर लॉस इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सिर्फ क्या करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर फॉर्मूले में रखिए VI cos फाई, और cos फाई के जगह पे जैसे ही पाई बाई 2 रखेंगे 0 हो जाएगा। इरेज किया जाए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, और ये होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। सो वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 42। तब तार अमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, हॉट वायर एमीटर मेजर्स द डॉट डॉट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ओके, नेक्स्ट,
त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, एक्सेलरेटेड चार्जेज प्रोड्यूसेस। तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों मिलके यानी एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से ही प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एक एनर्जी का एक पूरा ये पढ़ाया जाता है। अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो एक्सरे में है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वो गामा रेज में है। तो फिलहाल ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, वो एक्सरे के रेंज में आता है। या आप यहाँ से निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रिक्वेंसी, यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका फ्रीक्वेंसी रेंज रखेंगे आप तो आ जाएगा एनर्जी का रेंज। सो दैट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, वी हैव ए शॉर्टकट इन दैट वी गो थ्रू दैट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है तो एक्सरे, उससे कम में विजिबल, उससे अल्ट्रावायलेट, इस तरह का एक पूरा हमने पढ़ा रखा था कि गामा रेज तक आप जाएंगे तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया द लेंस यूज्ड इज। हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे मायोपिया पहले देख लेते हैं। मायोपिया अगर है, मायोपिया, तो इसके लिए कॉनकेव यूज किया जाता है, कॉनकेव। हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स यूज किया जाता है। प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल लेंथ और एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलिंड्रिकल, ये याद रखिएगा। सो यहाँ पे पूछ रहा है हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल उत्तल लेंस। ओके। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। तो इसको पढ़ाया गया था रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कि अगर मिनट में पूछे तो 1 मिनट और डिग्री में पूछे तो 1/60 डिग्री। तो यहाँ मिनट में पूछा है तो 1 मिनट, अगर डिग्री में पूछा होता तो 1/60 डिग्री। सो द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट और 1/60 डिग्रीज। किसी नमूने में परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर A में से एटॉमिक नंबर Z को घटा दीजिए, N इज इक्वल टू A माइनस Z। सो A माइनस Z, क्या यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर में से A जो है मास नंबर है, इसमें से आप एटॉमिक नंबर को घटा दीजिए, A माइनस Z कर दीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो A माइनस Z इज द राइट ऑप्शन, डी। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। ओके, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। 1 फैराड बराबर होता है, तो असल में फैराड क्या है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो Q है कूलम और V है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट ये होता है फराड। तो 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। ये सब ऑप्शन गलत है इसमें चारों ऑप्शन गलत दिया है। असल में इनको देना चाहिए, इसके जगह पे इनको रखना चाहिए 1 कूलम पर वोल्ट, ऐसा रखना चाहिए। सो ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, ऑल ऑप्शंस रॉन्ग। ओके। चुंबकशीलता म्यू के निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ये म्यू इक्वल टू B/H इज द राइट ऑप्शन। म्यू इज इक्वल टू B/H, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, E क्रॉस B से निकाला जाता है। सो पैरेलल टू E क्रॉस B, पैरेलल टू E क्रॉस B, इसमें कट गया है, एनीवे हिंदी वाले में E क्रॉस B के समानांतर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विद्युत विभव बराबर होता है, तो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q। सो W अपॉन Q, B इज द करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q। ओके, ऑप्शन बी। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? डिस्टेंस का होता है, चाहे लाइट ईयर हो, चाहे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो या पारसेक हो, ये सब डिस्टेंस का यूनिट है जो
मतलब दूर के वस्तुओं को, जैसे हेवनली बॉडीज को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे लाइट ईयर हो या पार्सेक हो या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कोणीय संवेग होता है। द मिनिमम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज, ये होता है L इज इक्वल टू NH/2 पाई। मिनिमम के लिए n इक्वल टू 1 रख दीजिए। सो n 1 रखिएगा तो H/2 पाई इज द राइट ऑप्शन। तो H/2 पाई, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश का व्यक्तीकरण निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। तो जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है। तो जहाँ तक हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ती है। और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। सो जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है एनर्जी को। तो यहाँ पे एनर्जी का असल में, इसका रियल में एनसीईआरटी कहती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी नहीं है, एनर्जी के जगह पे ये वाला टर्म दिया है इंटेंसिटी। लेकिन अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो एनर्जी इंटेंसिटी से तय नहीं होता बल्कि फ्रीक्वेंसी से तय होता है। बट वी आर डीलिंग विथ वेव ऑप्टिक्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंटेंसिटी। बोर की आवृत्ति शर्त क्या है? बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है फिर वापस आता है तो अपनी वो एनर्जी वापस करता है, तो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसी का फोटोन निकलता है। E माइनस E2 इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, E माइनस E2 इक्वल टू H नू। सो ऑप्शन ए। प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। द सोप बबल अपीयर्स, द सोप बबल अपीयर्स colored, the soap bubble appears colored in light due to, क्वेश्चन नंबर 57 इज, सो ये इंटरफेरेंस के कारण ऐसा होता है। इंटरफेरेंस इज द रीजन। सो इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, सो इंटरफेरेंस इज द रीजन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को कहते हैं। when the ray of light enters from one medium to another medium, then the phenomena of bending is called refraction। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जब मुड़ती है लाइट तो रिफ्रैक्शन होता है, और जब सेम मीडियम में लाइट मुड़ती है, कॉर्नर्स पे बेंड होना, वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। बट यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 59। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज ये भी कंजर्व रहता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 60। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है अल्फा रेज, तो अल्फा रेज चार्ज है, बीटा रेज ये भी चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज ये तो चार्ज है ही, पॉजिटिव रेज। गामा रेज, तो गामा रेज की बात करते हैं तो गामा रेज जो होता है वो उसके पास चार्ज और मास नहीं होता, तो गामा रेज इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सो दे डोंट गेट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, गामा रेज। ओके, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज करेक्ट टू मेजर अटेनिएशन? ये पिछले साल मॉडल पेपर में भी था। सो डेसिबल इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन रंग औसत कहलाता है? येलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मीन कलर? सो येलो इज कॉल्ड अ मीन कलर, येलो। ओके, 64। निम्नलिखित में से कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है? तो ये फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू √1/LC। तो 1 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1 ही होगा, √LC। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/√LC। ओके, डायनेमो के कार्य डॉट डॉट का सिद्धांत पर आधारित है। द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है ये, इवन जनरेटर भी। सो क्वेश्चन नंबर 66, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I और वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। वाटलेस कंपोनेंट होता है I sin थीटा। सो I sin थीटा इज द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट। आयाम अपमिश्रण में अपमिश्रित सूचकांक होता है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इट लाइज बिटवीन 0 to 1। इट लाइज बिटवीन 0 to 1। सो 0 to 1 is the correct option, option number B। Let's move on to the question number 68। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, उसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। द रीजन फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर इज बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांक नियतांक का बीमा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, तो H इक्वल टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो H इक्वल टू एनर्जी का होता है mL2T-2 और नीचे फ्रीक्वेंसी का होता है T-1। T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो mL2T-1, mL2T-1 बच जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा mL2T-1 इज द करेक्ट ऑप्शन। mL2T-1 कौन सा ऑप्शन है? mL2T-1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हाँ, किसी धातु के तपायनिक उत्सर्जन समानुपाती होता है। द थर्मियोनिक इमिशन ऑफ एनी मेटल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर ऑफ सरफेस। इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। सो टी स्क्वायर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह से हमने पूरे 70 क्वेश्चन को देखा वन बाय वन। I hope you enjoyed this video. Share with your friends. See you again with the next video lecture। और जैसे ही आपका मॉडल पेपर आता है उसको भी सॉल्व करके डाला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इन 70 क्वेश्चंस में से लगभग 60 क्वेश्चंस मेरे गेस्ट पेपर में हैं। जो मैंने इस बार गेस्ट बनाया है उसमें लगभग 60 क्वेश्चंस हैं इसमें से। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू माई वीडियोज़, just subscribe and inform your friends so that they get benefited ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के वक्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।